कहानी की शुरुआत एक शांत और रहस्यमयी प्रयोगशाला से होती है। वहाँ हमारी मुख्य पात्र रोली एक युवा और समर्पित वैज्ञानिक है जो सालों पुरानी एक ममीकृत लाश पर गहन शोध कर रही है। लाश एक मेज पर लेटी हुई है और उस पर लगे उपकरण उसकी स्थिति का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। रोली के मन में कई सवाल हैं और वो इस प्राचीन शरीर के रहस्यों को उजागर करने के लिए बेचैन है। अपने शोध को आगे बढ़ाते हुए रोली लाश के ऊपर से एक मास्क हटाती है। जो दृश्य उसके सामने आता है वो इतना भयावह है कि उसकी रूह कांप जाती है। मास्क के नीचे का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, विकृत और डरावना। इस भयानक दृश्य को देखकर रोली तुरंत मास्क वापस अपनी जगह पर रख देती है, जैसे कि वो उस डरावनी वास्तविकता को फिर से छिपा देना चाहती हो। चेहरे से ध्यान हटाकर वो अपना ध्यान उस लाश के छोटे से मस्तिष्क पर केंद्रित करती है। वो एक नई तकनीक का उपयोग करके उस मस्तिष्क का अध्ययन शुरू करती है। तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसे बार बार शक होता है कि ये लाश हिल रही है, मानो इसमें फिर से जान आ रही हो। वो अपनी आंखें मलती है, चारों ओर देखती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो इसे बस एक भ्रम या थकान का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये शरीर तो सदियों पहले ही मर चुका था। लेकिन रोली का भ्रम जल्द ही टूट जाता है। जिस लाश को वो मृत मान रही थी, उसकी उंगलियों में एक हल्की सी हरकत होती है। फिर उसका पूरा हाथ हिलता है और देखते ही देखते वो मृत शरीर पूरी तरह से जीवित हो जाता है। इसका कारण उस लाश के नीचे लगी हुई एक सुपर टेक्नोलॉजी वाली मशीन थी, जो किसी भी मृत शरीर में फिर से जान भरने की शक्ति रखती थी। इस घटना से अनजान रोली अपने काम में व्यस्त रहती है। तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर अचानक पीछे मुड़ती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मेज पर लेटी हुई लाश वहां नहीं है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो कमरे में चारों ओर उस लाश को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। तभी उसके पीछे से वो जीवित हुई लाश हमला कर देती है। रोली चीखती है और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सभी लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि उसकी चीखें उन तक पहुंच ही नहीं पाती। वो राक्षस, जो पूरी तरह से जीवित हो चुका है, रोली के बालों को कसकर पकड़ता है और उसके चेहरे को एक अजीब से तरल पदार्थ में डुबो देता है। ये तरल पदार्थ इतना ठंडा है कि रोली का शरीर जमने लगता है, मानो वो बर्फ में बदल रही हो। कुछ ही क्षणों में राक्षस उसे तरल पदार्थ से बाहर निकालता है और उसके सिर को पूरी ताकत से पास की दीवार पर पटक देता है। रोली का शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है और उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। राक्षस अब मानवता के लिए एक नया खतरा बन चुका था। कमरे से एक नुकीला हथियार उठाता है और लोगों को मारने के लिए शहर की ओर निकल पड़ता है। उसे लोगों को मारने में एक भयानक आनंद मिल रहा था। कहानी का अगला हिस्सा हमें वैज्ञानिकों की एक टीम के पास ले जाता है। इन वैज्ञानिकों में एक प्रमुख वैज्ञानिक सनाया भी शामिल है। टीम का नेता अपने दोस्तों के लिए खाना लेकर आता है और वे सब मिलकर खाना खाते हुए आपस में बात करने लगते हैं। बात करते करते टीम का लीडर उस राक्षस के बारे में पूछता है। सनाया, जो बहुत बुद्धिमान और सतर्क है, उसे बताती है कि वो राक्षस एक बेहद खतरनाक प्राणी है। उसे मारना लगभग असंभव है, क्योंकि उस पर किसी भी चोट का कोई असर नहीं होता और वो खुद को तुरंत ठीक कर लेता है। इसी बातचीत के दौरान सनाया को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। टीम के नेता और बाकी लोग उस राक्षस को अपनी लैब में लेकर आए थे। ये सुनकर सनाया गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो उन पर चिल्लाती है, क्या तुम जानते हो कि वो कितना खतरनाक है? उसे यहाँ लाना मासूम लोगों की जान को खतरे में डालना है। इस पर टीम का लीडर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक मरी हुई लाश थी, उससे भला क्या खतरा हो सकता है। सनाया को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उससे सबूत मांगती है। लीडर उसे उस कमरे में ले जाता है जहां उन्होंने राक्षस को एक बिस्तर से बांध कर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे कमरे में पहुंचते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। राक्षस वहां से गायब हो चुका है। कमरे में सिर्फ रोली की लाश पड़ी है, जिसे कुछ ही देर पहले राक्षस ने मारा था। ये देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। कंपनी के गार्ड तुरंत लॉकडाउन का आदेश देते हैं और सभी कर्मचारियों को उस कमरे में शिफ्ट होने को कहते हैं जहां रोली की लाश पड़ी थी। इस बीच हम उस राक्षस को शहर में एक घर में घुसते हुए देखते हैं। घर में एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिता रहा है। अचानक उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वे कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है। राक्षस उनके सामने आ जाता है और लड़के के शरीर पर अपना जहरीला खून डाल देता है। लड़का तुरंत मर जाता है और उसका खून उड़कर उसकी प्रेमिका के चेहरे पर गिरता है। वो लड़की डर के मारे बुरी तरह से सहम जाती है। राक्षस लड़के की लाश को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाता है, जबकि लड़की वहां से भागकर दूसरे कमरे में छिप जाती है, जहां और भी लोग मौजूद हैं। वो उन लोगों को बताती है कि कैसे राक्षस ने उसके प्रेमी को बेरहमी से मार डाला। अब शहर का मुख्य अधिकारी भी समझ चुका था कि ये राक्षस कितना शक्तिशाली और खतरनाक है। वो अपनी पूरी टीम को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन टीम का नेता लालच में राक्षस को मारना नहीं चाहता था।
वो सोचता है कि अगर वो उसे जिंदा पकड़कर शहर में ले जाए तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो गार्ड को भी आधा पैसा देने का लालच देता है और गार्ड उसकी बात मान लेता है। लेकिन अपने कमरे में पहुंचने पर टीम का नेता फिर से अपने सैनिकों को राक्षस को मारने का आदेश देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे जिंदा रखना बहुत खतरनाक है। अब दो सैनिकों को दिखाया जाता है जो बड़े बड़े राक्षसों से लड़ रहे हैं। वे गेम खेल रहे होते हैं। एक सैनिक पहले ही राक्षस को मार गिराता है, लेकिन वो नहीं जानता कि दूसरा राक्षस उसके पीछे है। तभी उसका दूसरा साथी अपनी बंदूक से उस राक्षस को मार देता है। लेकिन तभी कमरे में एक और राक्षस आ जाता है। ये वही राक्षस है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो सभी लोगों को पकड़कर मारने लगता है। जब सैनिक उसे देखते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी गेम का हिस्सा है। वे सोचते हैं कि गेम में तो ऐसा मास्क वाला राक्षस था ही नहीं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये राक्षस असली है। वे तुरंत गेम का भूत उतार कर हकीकत का सामना करते हैं। एक लड़का जिसका पहले एक हाथ कट चुका था, वो तुरंत उस राक्षस पर हमला कर देता है। लेकिन राक्षस इतना ताकतवर है कि वो उसे एक झटके में पकड़कर शहर की पुलिस उस राक्षस को ढूंढ रही थी। वे एक कमरे में पहुंचते हैं और वहां पड़ी लाशों को देखकर तुरंत सभी को अलर्ट कर देते हैं। उसी इमारत में एक इंजीनियर अपने हेडफोन लगाए काम में व्यस्त था, इसलिए वो पुलिस का अलर्ट नहीं सुन पाता। तभी वो अपने सामने लगे शीशे में उस राक्षस को देखता है। इससे पहले कि राक्षस उस पर हमला करता, पीछे से पुलिस वाले गोलियों की बौछार कर देते हैं। पुलिस अपनी भूमिका लाते हुए कि राक्षस मर गया होगा, लेकिन जब वे उसे ढूंढते हैं तो वो गायब होता है। वे पाते हैं कि राक्षस उस इंजीनियर को भी अपने साथ ले गया है। अब पुलिस वाले हैरान परेशान होकर राक्षस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन राक्षस उसी इमारत में छिपा हुआ था और चुपके चुपके एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार रहा था। वो पहले एक पुलिस वाले की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है, फिर दूसरे की गर्दन मरोड़कर जान ले लेता है। जब वो तीसरे के पास आता है तो वो पुलिस वाला होशियार होता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और मारा जाता है। दो महिला पुलिस अधिकारी आगे बढ़ती हैं और अपने साथियों की लाशें देखकर तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को फोन करती हैं। सीनियर ऑफिसर उन्हें तुरंत उस राक्षस को मारने का आदेश देता है, नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। दोनों लड़कियां राक्षस को ढूंढने लगती हैं। तभी अचानक राक्षस एक लड़की के पीछे से आता है, उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे मार देता है। मरने से पहले वो लड़की रेडियो से अपने साथियों को अपनी लोकेशन बता देती है। उसकी लोकेशन के कारण एक और पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है और एक शक्तिशाली बंदूक से राक्षस पर गोलियां चलाने लगता है। राक्षस पीछे हटता है और एक खंभे से टकरा जाता है, जिससे उसके शरीर में एक नुकीली चीज घुस जाती है। दूसरा पुलिस वाला तुरंत एक मशीन से राक्षस को ऊपर उठाने लगता है। सभी पुलिस वाले खुशी से झूम उठते हैं, हमने उसे पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वे उसे लैब में ले जा पाते, राक्षस उस नुकीली चीज को अपने शरीर से निकाल लेता है और पीछे से एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। वो सीनियर पुलिस वाला जो रिपोर्ट लेकर आया था, देखता है कि उस नुकीली चीज में राक्षस नहीं बल्कि उसका अपना ही पुलिस वाला लटका हुआ है। वो समझ जाता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं और अब वो अकेला है। सीनियर पुलिस वाला राक्षस को ढूंढने लगता है। इससे पहले कि वो उसे ढूंढ पाता, राक्षस पीछे से उस पर हमला कर देता है। राक्षस उस पर अपने नुकीले हथियारों से कई बार हमला करता है, लेकिन वो पुलिस वाला बहादुरी से कहता है कि उसे इन हमलों से कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर राक्षस और भी गुस्सा हो जाता है और उसे मार डालता है। अब पूरे शहर को मालूम हो चुका था कि राक्षस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उससे बचने के लिए वे एक नाव में बैठकर दूसरे शहर जाने का फैसला करते हैं। वे सभी मिलकर नाव पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और अंतरिक्ष के जरिए उस शहर से दूर चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो राक्षस उसी नाव में छिपा हुआ था। वो अचानक पायलट के सामने आता है, उसे मारकर अंतरिक्ष यान से नीचे फेंक देता है। फिर वो यान का संतुलन बिगाड़ देता है और यान एक इमारत से टकरा जाता है। यान का अधिकांश हिस्सा तबाह हो जाता है। मॉनिटर स्क्रीन पर बैठे सभी लोग यान को तबाह होते हुए देखते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका भी अंत नजदीक है। तभी उनका लीडर कहता है, हमें किसी भी हाल में अपनी जान बचानी होगी और जल्द से जल्द दूसरा यान ढूंढना होगा। उन्हें एक दूसरा यान मिलता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो वहां पहुंचने में कम से कम 50 मिनट लेगा, जबकि उनके पास केवल 20 मिनट बचे हैं। वे अभी बात ही कर रहे होते हैं कि यान के दरवाजे पर कोई आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। सभी समझ जाते हैं कि वो और कोई नहीं, वही राक्षस है। वे दरवाजा नहीं खोलते और भागने लगते हैं, लेकिन तभी राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। सभी लड़के लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए उस यान को छोड़कर दूसरे यान में घुसने लगते हैं। पीछे कप्तान अकेला रह जाता है। जब वो राक्षस को देखता है तो वो घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें दूसरे ग्रह पर ले जाऊंगा और तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन राक्षस को पैसे की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी ओर सभी लोग एक इमारत में होते हैं जो कुछ ही देर में तबाह होने वाली थी और राक्षस का खतरा भी बढ़ रहा था।
इन दोनों खतरों से बचने के लिए उन्हें फिर से अंतरिक्ष यान में जाने का एक विचार आता है, जिसे पहले ही राक्षस ने बाहर नहीं जाने दिया था। अगर वे चाहते तो वे आसानी से बाहर निकल जाते और यान तबाह भी हो जाता तो राक्षस मारा जाता और वे जिंदा दूसरे ग्रह तक पहुंच जाते। लेकिन चिंता की बात यह थी कि यान के अंदर कुछ खराबी आ गई थी। उसे ठीक करने के लिए कुछ इंजीनियर अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ बची हुई लड़कियां बाकी बचे लोगों को यान के अंदर लाने का काम कर रही थी। इसी बीच एक लड़का जिसने यान को बनाया था, वो एक रोबोट की सेटिंग्स ठीक करने लगता है ताकि उसे और भी ताकतवर बनाया जा सके। यान की ओर जाते हुए एक लड़की एक मरे हुए सैनिक को देखती है और उसकी बंदूक उठा लेती है ताकि अगर राक्षस उसके सामने आए तो वो उसे मार सके और खुद को बचा सके। थोड़ी देर बाद उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। सभी लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन वो खुद आगे बढ़कर जांच करने का फैसला करती है। वो देखती है कि वो पुलिस कमिश्नर था जिसे राक्षस ने कुछ देर पहले मारा था, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था, हालांकि उसकी हालत बहुत खराब थी। वो लड़की रोने लगती है और उससे कहती है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, मैं थोड़ी। फिर वो लड़की दूसरे साथियों के पास जाती है और उनसे कप्तान को बचाने की गुजारिश करती है।